नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल महंगाई के मुद्दे पर सियासी महाभारत को लेकर है। केंद्र सरकार ने कल घरेलू रसोई गैस पर 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है। बीजेपी इसे रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिया गया तोहफा बता रही है, तो विपक्षी दल इसे इंडिया गठबंधन के दबाव और डर का असर बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि 9 साल बाद चुनावी बेला में सरकार राहत देकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। वैसे इस रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफे से शुरुआत हुई है। सरकार के पिटारे में अभी महंगाई से निपटने के और भी उपाय हैं, जिनका ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन सबसे पहले सिलेंडर से जो राहत शुरू हुई है, उसकी बड़ी वजह है कि भारत में 95 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। इनमें आपको बताते चलें 46 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हैं। यही वजह है कि कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर ही तरह तरह की योजनाएं लागू की गई हैं। मोदी सरकार ने भी सिलेंडर सस्ते करके सीधे महिलाओं को महंगाई से राहत देने की कोशिश की है। वैसे महंगाई का मुद्दा सत्ताधारी दलों का सिरदर्द बना हुआ है, चाहे वो केंद्र की बात हो या फिर राज्यों की। महंगाई से लड़कर चुनावी मोर्चा फतह करने की कोशिश में कई मुफ्त योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। लेकिन सवाल है, क्या केंद्र सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर देर से कदम उठाना शुरू किया है? क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी महंगाई बड़ा मुद्दा है? क्या आम चुनाव से पहले सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर विपक्ष का सामना करने की और विपक्ष को बेदम करने की तैयारी में है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी बहस होगी, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। शायद इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। इन दिनों ये सिलेंडर बहुत सियासी है। इसने फिलहाल कर्नाटक की सत्ता बदल दी। इसने ही शायद कभी देश की भी सत्ता बदल दी थी, मगर इस बार 33 करोड़ परिवारों के लिए ये राहत गिफ्ट लेकर आया है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की घोषणा की तो उधर मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इधर विपक्ष 9 साल बाद राहत पर तंज कस रहा था। उधर बीजेपी नेता सरकार की तारीफें कर रहे थे। इधर विपक्ष इसे एकजुटता का असर बता रहा था। उधर बीजेपी सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही थी। इधर विपक्ष सरकार को डरी हुई बता रही थी। वैसे इस सिलेंडर की महंगाई पर कुछ ज्यादा ही सियासत हो गई थी, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक 1 जनवरी 2014 को जो सिलेंडर 1241 रुपए में मिलता था, वही सिलेंडर 2023 में 1103 रुपए का मिल रहा था। क्योंकि सिलेंडर पर सब्सिडी 2020 से ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन देश में इन दिनों सीजन चुनावी है, तो मुद्दा महंगाई है। अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है? 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। 10 साल तक लूट लिया मोदी शाह की सरकार ने, और आप उसी लूट में से 200 रुपया कम करके हमारे मुंह पर आप फेंक रहे हो। महंगाई एक मुद्दा है, लोग चुप हैं। 10 साल में पहली बार रक्षाबंधन आया बीजेपी के लिए, सोचिए। ये महंगाई ऐसी बढ़ी कि जब जुलाई के आंकड़े आए तो पता चला कि महंगाई दर जून के 4.87% से बढ़कर 7.44% तक पहुंच गई। क्योंकि सब्जियों में 37%, मसालों में 22%, अनाज में 13%, दूध में 8.3% के साथ 3 महीनों में टमाटर का दाम 1400% बढ़ चुका था। किचन में कहर बरपा रहे इसी महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार ने पहला सिलेंडर अटैक किया तो बीजेपी की सियासत चमक उठी। पिछले 9 साढ़े 9 साल के मोदी सरकार की एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। उनके लिए तो डबल बोनांजा है कि उनको 200 रुपए रिफिल का मिलता है, 200 रुपए सिलेंडर और सस्ता हो गया, तो 400 रुपए की सौगात नरेंद्र भाई ने देश की गरीब बहन को दिया है, जो उज्ज्वला का हिस्सा है। 2014 में मैडम 14 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन थे, आज वो बढ़ते 14 करोड़ से 32 करोड़ तक आ गए हैं। बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी। लेकिन महंगाई सिर्फ सिलेंडर तक नहीं सिमटी, पेट्रोल डीजल से लेकर सब्जियों तक पांव फैला चुकी है और इसकी चोट का अंदाजा सरकार को बखूबी है, वरना लाल किले से पीएम महंगाई पर फिक्रमंद नहीं होते। पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है, लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं।
प्रयास का पहला कदम सिलेंडर के दाम घटाने की शक्ल में आ चुका है। अब खबर है कि सरकार कुछ दिनों बाद पेट्रोल डीजल के दाम में भी कमी का ऐलान कर सकती है। इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों से 1 लाख करोड़ रुपए रिलोकेट करने का प्लान बन रहा है। चावल, गेहूं और प्याज के निर्यात पर लगाम लगाने के फैसले किए जा चुके हैं। जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि अब चर्चा ये शुरू हो गई है कि महंगाई बीजेपी शासित राज्यों में कम है या गैर बीजेपी शासित राज्यों में। इसके लिए जून में आए आंकड़े के मुताबिक असम में 2.49% महंगाई थी, तो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में 1.24% थी। मध्य प्रदेश में 2.9% थी, तो आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली में 2.04% थी। गुजरात में 4.63% थी, तो एमवीए शासित महाराष्ट्र में 4.75%। उत्तर प्रदेश में 5.53% थी, तो लेफ्ट शासित केरल में 5.2% थी। हरियाणा में 6.10% थी, तो डीएमके के शासित तमिलनाडु में 6.48% थी। अब सरकारें अपने स्तर से महंगाई से मुकाबले की जंग लड़ रही हैं। राजस्थान में तो महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सरकारें राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। वैसे सत्ता के दंगल में महंगाई कितना बड़ा दांव साबित होगा, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल जंग में पता चल जाएगा। फिर 2024 के महासमर के हिसाब से नए दांव भी आजमाए जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। मोदी का है महंगाई पर वायरस के जरिए 24 में क्या हैट्रिक लगाएगी सरकार, या विपक्ष जो दावे कर रहा है उसके दावे में ज्यादा दम दिखता है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अलका लांबा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। घनश्याम तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। माधव आनंद जी, नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं RLJD के, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान अश्विनी महाजन जी, आप अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आपसे ही करते हुए, सीधे तौर पर कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से एक के बाद एक सुर में कहा जा रहा है कि दरअसल वोट घटने लगे तो अब इस तरह की राहत बंटने लगे। ये इंडिया का असर है कि बीजेपी डर गई है और अब लोगों को रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। देखिए चित्रा जी, अभी तक तो कोई चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, ना उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, ना कोई अधिकृत घोषणा हुई है, तो चुनाव का तो कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, हम डर गए इसीलिए हमने 2 बार एक्साइज काटा। तब कौन से चुनाव थे? हमने बीजेपी स्टेट्स को बोला कि वो वैट काटे, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 96-97 रुपए का उत्तर प्रदेश में मिलता है, और राजस्थान बगल में है उसमें 108 रुपए का मिलता है, तेलंगाना में 107 रुपए का मिलता है, बंगाल में 106 रुपए का मिलता है। बताइए कि वहां पर क्यों नहीं काटा गया? अच्छा, हम डर गए हैं इसलिए 80 करोड़ लोगों को राशन 2 साल तक मुफ्त दिया, 11 करोड़ टॉयलेट बनाए, 12 करोड़ हमने नल से जल लगा दिए, 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बनाए, 48 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए, 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन दे दिए। ये सब डर कर ही किया है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख की कवर देना आयुष्मान भारत में, ये डर कर ही हमने किया है क्या? हम सवाल आज सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। और देखिए, मैं वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम एक इकोनॉमिक डिबेट कर रहे हैं, इसलिए परिप्रेक्ष्य देना बहुत जरूरी है। यूपीए के कालखंड में फूड इन्फ्लेशन 12.2%, आज 5% से कम, जबकि पर कैपिटा इनकम 86,000 थी, आज 1,80,000 तक आ चुकी है। रिटेल इन्फ्लेशन, जो आम इन्फ्लेशन जो आपके और मेरे लिए लागू होता है, वो 9% से ज्यादा औसतम और 10% से ज्यादा 12 से 14 के कालखंड में आज 5% से कम हो चुकी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार नेगेटिव में है। और चुनावी वादा पता है क्या होता है? क्योंकि हमारी बहन अलका जी हिमाचल का प्रभार देखती है, उन्होंने कहा 1500 रुपए प्रति महिला को दिया जाएगा। हिमाचल में कितनी महिलाओं को दे दिया? उन्होंने कहा 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा बिजली का। हिमाचल में 22 पैसे वहां पे बिजली के दर बढ़ा दिए। इन्होंने कहा राजस्थान में जाते जाते कि 1 सिलेंडर ले लो, अरे 4.5 साल वहां पे हाईएस्ट वैट, हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ दिया आपने। आपने कहा कि कर्नाटका में मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगी, 2.89 रुपीज वहां पर बिजली का दाम बढ़ा दिया आपने। तो चुनावी वादा वो होता है जो चुनाव से ऐन वक्त पर आप करते हैं और चुनाव के बाद धोखा देते हैं। 75 दिन बाकी है लोकसभा के चुनाव में। अच्छा, शहजाद तो सारे कामकाज बंद करके हम लोग बैठ जाते हैं। तो वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि बीते 9.5 सालों में आपको राहत देने की याद नहीं आई। क्योंकि 175 दिन बाकी हैं, चारों तरफ से दबाव है, इंडिया का ये प्रेशर है, इस वजह से सरकार अब बैकफुट पर आकर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। चुनावी बेला है, इस वजह से राहत का खेला है ना, वो पूछ रहे हैं। एक वाक्य में केवल इसका जवाब देता हूं।
तो 4.5 साल राजस्थान की महिलाओं ने क्या गुनाह किया था कि उनको 500 का सिलेंडर नहीं दिया और 1 सिलेंडर अब जाते जाते दे रहे हैं। और क्या गुनाह हिमाचल की महिलाओं ने किया है जो 1500 रुपए का वादा किया था सारी हिमाचल की महिलाओं को देने का, वो तो छोड़ दीजिए। आपको पता है पिछले 6 महीने में 6 रुपया डीजल का बढ़ाया गया वैट के द्वारा। 6 रुपया। जब हिमाचल में बाढ़ आई ये वैट बढ़ा रहे थे डीजल का। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पूछ लीजिए उनसे। ठीक है, सीधे आपके पास आते हुए अलका लांबा जी, ये बात तो सही है ना, अप्रैल के महीने में राजस्थान में आपको भी याद आता है जब नवंबर में चुनाव होते हैं राजस्थान में, तो अगर आप बांटे 500 रुपए में सिलेंडर, पिछले 4.5 सालों से क्या कर रही थी अशोक गहलोत की सरकार, और अब वादा किया जा रहा है एमपी को लेकर भी, अन्य राज्यों को लेकर भी, तो आपकी चुनावी रेवड़ी नहीं हुई और मोदी सरकार अगर ऐलान कर दे तो वो फिर आप लोगों की आंखों में इतना ज्यादा क्यों चुभ रहा है? धन्यवाद चित्रा जी, आपको और आपके दर्शकों को राखी के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देती हूं। बिल्कुल, ये दे तो राहत, विपक्ष दे तो रेवड़ी हो जाता है। सच्चाई ये है, महंगाई की मार, चुनावी हार और इंडिया का डर ने इन्हें मजबूर किया है ये कदम उठाने पर। कहते आज कोई चुनाव नहीं है, चुनाव अगर घोषित हो जाए, आचार संहिता लग जाए तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। सच्चाई तो यह है कि 5 राज्यों के चुनाव सर पे खड़े हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आपका मिजोरम, और हिम्मत हो तो जम्मू कश्मीर का भी चुनाव सुप्रीम कोर्ट कह रही है कराकर दिखाइए। हिमाचल और कर्नाटका की ताजी हार, हम लोग गए ना चुनाव में, मुद्दा क्या था? बेरोजगारी और महंगाई। हम इन्हीं मुद्दों पर लड़े, इनकी सरकार थी दोनों जगह। जो आज ये कह रहे राजस्थान में क्या क्या, 5 साल पहले आपकी सरकार थी, मुंह के औंधे मुंह आकर गिरे या नहीं गिरे। यही आपने मध्य प्रदेश में चुनाव हारा 18 में, लेकिन कैसे आपने सरकार हासिल की सब जानते हैं। अभी हाल की कर्नाटका की और हिमाचल की हार ने इन्हें मजबूर कर दिया है आने वाले 5 राज्यों की चुनाव को हार को देखते हुए। अप्रैल की आपने चित्रा जी बात की, आज तक की रिपोर्ट है 9 अप्रैल 2022 की। आज तक नहीं इस लड़ाई को, महंगाई की लड़ाई को देश की जनता विपक्ष के साथ लड़ा है, मैं इस बात को मानती हूं। 9 अप्रैल को आज तक बता रहा था कि पूरे विश्व में एलपीजी गैस का सिलेंडर सबसे ज्यादा अगर कहीं महंगा है तो भारत में है, और यही हमें आज तक नहीं बताया कि नंबर 3 पर हम पेट्रोल में हैं, नंबर 8 पर हम डीजल पर हैं, और एलपीजी में भारत विश्व में सबसे महंगी एलपीजी खरीदने को मजबूर है। हाँ, तो आज तक तो जनता के साथ है तो वो तो उठाएगा ही महंगाई का मुद्दा। विपक्षी दलों को आज तक की रिपोर्ट का इंतजार रहता है क्या? 4.5 सालों में आपकी सरकार थी, आप 2022 की रिपोर्ट का हवाला दे रही है। अगर इसी साल अप्रैल में आप राहत देंगी तो पलट कर पूछा जाएगा कि उनको अगर चुनाव नजर आ रहा है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? लोकसभा में तो फिर भी अभी काफी ज्यादा वक्त बाकी है, बट अप्रैल में 500 रुपए में गैस सिलेंडर आप लोगों ने देना शुरू किया और नवंबर में चुनाव होने हैं राजस्थान के। बहुत अच्छे चित्रा जी, आपको पता है कि हमारी राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार युवाओं को कितना बेरोजगारी भत्ता देकर उन्हें आर्थिक मदद दे रही है। आज कर्नाटका में हर गृहिणी को 2000 रुपए, ये 200 रुपए की बात कर रहे हैं जी। कितना लूटा इन्होंने? 30 लाख करोड़ रुपया। 9.5 साल में इन भाजपाइयों ने ईंधन पर टैक्स लगाकर 30 लाख करोड़ वसूला, जमाखोरी की। ये बताते हैं देश कहां पूछिएगा। 2014 में देश पे कर्ज 50 लाख करोड़ का था और मात्र 9 सालों में 1 लाख करोड़ बढ़कर आज 1.5 लाख करोड़ का देश पे कर्ज है। आज आरटीआई बताती है कि 1 करोड़ 18 लाख बहनों ने 12 महीने में एक भी रिफिल नहीं करवाया। उन्होंने कहा मोदी जी अपना चूल्हा और सिलेंडर ले लीजिए, हमारी भरवाने की हिम्मत खत्म हो गई है, कारण बेरोजगारी है, कारण महंगाई है, और आज ये अपनी कमर थपथपा रहे। थैंक यू मोदी जी कहिए, क्योंकि मोदी जी ने 400 का सिलेंडर 1100 का कर दिया। उसके बाद दूसरे लोगों के पास मात्र 200 कम करके मोदी जी थैंक यू बोलिए। अरे मोदी जी ने 700 रुपया ज्यादा वसूला, 30 लाख करोड़ वसूला, पूंजीपति मित्रों की जेब में डाला, तेल कंपनियों। मैं जवाब दे लेती हूँ, और पिछले दरवाजे से अलका लांबा जी, अलका लांबा जी मेरी बातों से तो ये हमारा ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। अब जवाब ले लेती हूँ, बाकी लोगों के पास भी जाएंगे। अलका लांबा जी मेरी बातों से तो कन्विंस नहीं होंगी, तो मैं उनको उन्हीं के नेता की एक बात सुनाता हूं। उस समय पर वो मंत्री थी 2012 में। सुनिए। 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपए नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आज बताइए कि जब हम लोग डबल, ये रेणुका चौधरी उस समय पर मंत्री थी 2012 में, और मुझे बीच में हस्तक्षेप ना किया जाए, मुझे अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया जाए, क्योंकि कई सारे झूठ मुझे उजागर करने हैं। अब तो एक बार समझ लें कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बार ये समझ लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। इन्हीं की मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड, इन्हीं के पार्टी के प्लेटफॉर्म से मंत्री होते हुए, इन्हीं की मंत्री ने इन्हीं के प्लेटफॉर्म से मंत्री होते हुए ये कबूला कि कोई 400 का सिलेंडर नहीं, 900 का मिल रहा था। और क्या 900 का सिलेंडर महंगा था? पहले सवाल वो पूछ रही थी।
दूसरी बात, उनके जमाने में जो टैक्स टू कॉस्ट टू टैक्स पेयर होता है, हर सिलेंडर का पैसा हमारी टैक्स के पैसे से ही जाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। 1241 रुपीज था। आप कल चेक कर लीजिए, इंडियन की वेबसाइट पे आपको दिखेगा 1150 था, मतलब कि गिरावट हुई दामों में। और अब तो 33 करोड़ उपभोक्ताओं को 200 रुपए कम, और जो हमारे 10 करोड़ जो लगभग उज्ज्वला के उपभोक्ता है उनको तो 400 रुपए कम हो रहा है। तो 900 रुपए तो बहुत सस्ता था, और जो 700 रुपए में लगभग मिलेगा वो महंगा है। दूसरी बात, कितना झूठ बोलती है अलका लांबा जी, कहती है कि सबसे ज्यादा महंगे दाम पर एलपीजी सिलेंडर यहां पर मिलता है। एक सेकंड कृपया उनको बोलिए, उनको रोकिए। गैस सिलेंडर इंडिया का कॉस्ट 1053 परसों तक की कॉस्ट है। श्रीलंका में 1243, यूएस में 1754, 1750 रुपए, कनाडा में 2411 रुपए, नेपाल में 1144 रुपए, ऑस्ट्रेलिया में 1786 रुपए। ये दाम है, ये पूरी दुनिया के दाम है। उन्होंने अभी क्या झूठ बोला कि भारत में सबसे महंगा मिलता है। अब तीसरी बात, आखिरी बात, देखिए बार बार वो लगातार बीच में बोल रही है। वो 2022 का आंकड़ा बता रही थी, वो 2022 का आंकड़ा बता रही थी। वो सारे आंकड़े गिनाते रहे। उन्होंने अभी आज तो कर्नाटका में उन्होंने 2000 रुपए का लॉलीपॉप जो उन्होंने वो भी फुलफिल कर रहे हैं, किस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन लगा के। ये 1500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, कितना दिया हिमाचल प्रदेश में, उसका जवाब दीजिए। अगर महंगाई है अलका लांबा जी के हिसाब से तो 3 रुपया पहले और 3 रुपया अभी हाल ही में हिमाचल में डीजल का क्यों बढ़ाया? 1 रुपया पेट्रोल का, 1 लीटर पेट्रोल का 108 रुपए का राजस्थान में क्यों है, और बगल के गुजरात में 96 रुपए क्यों है? इसका स्पेसिफिक जवाब मांगे आप। ठीक है, स्पेसिफिक जवाब। लांबा जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। हालांकि आज ही कर्नाटका में राहुल गांधी थे और उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए, कहते हुए कि देखिए हमने कुछ ही दिनों में कैसे अपने तमाम वादे पूरे कर दिए हैं। लेकिन बड़े गंभीर आरोप अलका लांबा जी इनकी ओर से लगाए गए हैं। दोनों लोग बोल रहे थे, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी मैं। वो आपको हिमाचल, राजस्थान, बाकी राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां के हालात क्या हैं। इनको चुनाव जीते हुए 9.5 साल हो गए, और इतने ये लोग, मैं कहती हूँ, फूके हुए कारतूस साबित हो रहे हैं कि 10 साल पहले कांग्रेस के सरकार में मंत्री ने क्या कहा, लेकिन आज की स्मृति ईरानी ने, आज स्मृति ईरानी ने क्या कहा है? 13 रुपए किलो चीनी का अमेठी में वायदा था, सिलेंडर को सर पर लेकर जो है सड़कों पर बैठती थी और खामोश रही जब तक 1100 रुपए का सिलेंडर रहता। लोगों को जेब में डाके डालते रहे, पूंजीपति मित्रों की जेब भरते रहे। स्मृति ईरानी की आवाज नहीं सुनाई दी इन 9.5 सालों में। आज देश पूछ रहा है कि 30 लाख करोड़ आपके राजस्थान के विधायक मेघवाल, आप ही के विधायक सांसद मंत्री मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, और आप कांग्रेस के 10 साल पुराने मंत्रियों के बयान सुना रहे हैं। अभी महंगाई पर रहते हैं, अभी महंगाई पर रहते हैं, अभी महंगाई पर जो मुफ्त की योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, क्या ये देश के लिए अच्छी बात है या फिर देश एक अलग दिशा में बढ़ रहा है? अगर चुनावों के मद्देनजर फ्री चीजें इतनी ज्यादा दी जाएंगी तो क्या वो देश के लिए ठीक होगा? अश्विनी महाजन जी, आपके पास आते हुए मैं एक बार जल्दी से एक लाइन में, हिमाचल में पिछले 6 महीने में 6 रुपए डीजल के बढ़ाए गए, बैठ के हाँ या ना? हाँ या ना? ये आज तक तो ये रिपोर्ट भी चली होगी, 6 रुपए डीजल बढ़े, हाँ या ना? हिमाचल में आपकी महंगाई, अरे हिमाचल में 6 रुपए डीजल के क्यों बढ़ाया आपने? यदि महंगाई आप कह रही है मुद्दा है तो आपने क्यों बढ़ाया? अभी बढ़ाया करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तू मैं की पॉलिटिक्स चलती रहेगी। लेकिन अश्विनी महाजन जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद अपने पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगी। अश्विनी महाजन जी, मेरा ये सवाल है, कोई भी पार्टी हो, जैसे ही इलेक्शन नजदीक आते हैं उसके बाद राहत देने की एक जो कवायद है वो शुरू हो जाती है। एलपीजी के दाम घटा दिए गए, माना जा रहा है आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में भी कमी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों को उठाकर देख लीजिए, राजस्थान में अशोक गहलोत महंगाई राहत शिविर ही लगा रहे हैं आम जनता को राहत देने के लिए, और उसका बड़े बड़े होर्डिंग के जरिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। ये जो कोशिशें कवायदी चल रही हैं, ये देश को कहां लेकर जाएगी? या आपको लग रहा है कि दरअसल सरकारें इंतजार करती हैं और फिर उस समय महंगाई से राहत देने की कोशिशें शुरू होती हैं, लेकिन इसका कोई असर देश पर नहीं पड़ेगा? अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आपको क्या नजर आता है? देखिए, पिछले काफी समय से केंद्र सरकार की तरफ से बहुत कोई राहतें दी गई ऐसा दिखाई नहीं देता, और केंद्र सरकार ने अपने बजट को हमेशा, बीच में अगर कोरोना काल छोड़ दिया जाए तो बजट को काफी हद तक बैलेंस रखने की कोशिश की है। ठीक है, ये कांग्रेस के लोग भी बार बार कहते रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इनका ध्यान तो बजट को ही संतुलन करने में है। तो इसमें इसलिए ऐसी कोई आरोप केंद्र सरकार पर नहीं लगा, लेकिन राज्य सरकारें जिस तरह से, चाहे वो पंजाब की सरकार है या बाकी और सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार है दिल्ली में तो कर्ज का बोझ इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि दिल्ली में राजस्व बहुत है,
लेकिन बाकी स्थानों पर राजस्व कम होने के कारण कर्ज का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग है वही प्रभावित होने लगी है। अब मैं यहाँ पर जो एलपीजी के संदर्भ में जो अभी राहत की बात आई है 200 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से, मैं यहाँ पर ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि यह जो राहत है इसको हम केवल पैसे में और उस मात्रा में जो देखने से ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि जो साफ ईंधन है उससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बेहतर असर पड़ता है। प्रधानमंत्री की ओर से ये बातें कई बार कही गई थी। इसके कारण अभी हमारे मित्र हैं, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार का एक शोध किया है और ये पता लगा है कि जब से उज्ज्वला योजना और बाकी सब के कारण गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ी है, उससे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत अनुकूल असर पड़ा है। वो तो बिल्कुल सही बात है। लकड़ी पर अगर महिला खाना बनाएगी तो उससे उठा हुआ जो धुआं है वो उसको परेशानी में डालेगा। केरोसिन स्टोव पे जब खाना बनता है तो उससे उठा हुआ धुआं उसके स्वास्थ्य को परेशानी में डालेगा। लेकिन मेरा सवाल अलग है सर। इससे मेरा सवाल जिस बोझ की बात हो रही है, और हम सब ने देखा था कि कांग्रेस सरकार में सब्सिडी दी जाती थी, बाद में मोदी सरकार ने, हालांकि विपरीत हालात थे कोरोना काल के बाद, 2020 में सब्सिडी को खत्म करने का काम किया और उसके बाद जी मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि सब्सिडी खत्म करना ये हमेशा इस सरकार का लक्ष्य रहा ही है और कम करना ये भी लक्ष्य रहा है। लेकिन ये जो 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है इसके दूसरे मायने हैं। लेकिन जिस प्रकार से इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में, जैसे लगभग केवल दिल्ली में बिजली को फ्री करने के लिए 3200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है जी। ये इसका ऐसे सब्सिडीज जो हैं जो व्यक्ति दे सकता है उसको भी जबरदस्ती फ्री में बिजली दी जा रही है। तो हमारा ये मानना है कि सरकारों को कम से कम फ्री बीज की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे सामाजिक लक्ष्य होते हैं और उसी के कारण आज हमारे देश में अगर यूएनडीपी कह रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई है, उसमें एक हिस्सा यह क्लीन फ्यूल का भी है। और मैं यहाँ पर यह भी रेखांकित करना चाहता हूँ, अभी ये बात आई कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो अगर ये उज्ज्वला योजना के तहत ये 700 रुपए का सिलेंडर हो जाता है तो उससे उनकी जो क्रय शक्ति है वो भी बढ़ती है और वो ज्यादा सिलेंडर खरीदेंगे और उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की सब्सिडी, ये जो लक्षित सब्सिडी है वो सही। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि सरकार की ओर से जो फैसला दिया गया है उस पर आम जनता जो है, खासतौर से महिलाएं, उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। घनश्याम तिवारी जी, फिर तो इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने भी जब उत्तर प्रदेश में फ्री में लैपटॉप बांटा था, साइकिल बांटी थी, तो यकीनन युवाओं के मद्देनजर आप लोगों की ओर से ये कदम उठाए गए थे। अब जब खासतौर से महिलाओं के लिए 75 लाख उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को आगे आने वाले दिनों में पूरा करने जा रही है सरकार, बड़ी तादाद में सब्सिडी दी गई है, 33 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा, तो फिर दिल खोलकर इसका स्वागत होना चाहिए। फिर इसमें इंडिया वर्सेस एनडीए करने की क्या जरूरत है? घनश्याम तिवारी जी। नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। 1 अगस्त 2016 सिलेंडर का दाम 468 रुपए, 1 सितंबर 2016 460 रुपए, 28 अक्टूबर 2016 492 रुपए, करते करते आज की डेट में ये पहुंचा 1100 रुपए। स्मृति ईरानी जी जून 11 को ट्वीट करती हैं, जब सिलेंडर के दाम 500 रुपए बढ़े थे, कि सरकार बेशरम है, इसे आम आदमी की का परवाह नहीं है। उस समय सिलेंडर के दाम 400 रुपए भी नहीं थे, 50 रुपए बढ़ाए गए थे। तो जब देश का प्रधानमंत्री देश का न रह के कुछ चुने हुए गुजराती व्यापारियों का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वो एक सेठ के रूप में सामने आता है। वो सेठ भारतीय जनता पार्टी की आमदनी जो पिछले 4 साल में 10,000 करोड़ रुपए हो गई है, उस 10,000 करोड़ में से 1 करोड़ भी किसकी तरफ से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ नहीं बता पाएगा। या फिर जिस तरीके से अडानी जी की संपत्ति कई गुना बढ़ी, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के साथ खिलवाड़ किया। अभी कहा गया कि ये बहुत संतुलित बजट चला रहे थे। 2014 से 2023 के बीच में जो आम आदमी प्रति व्यक्ति बोझ था कर्ज का सरकार के चलते 43,000 करोड़ था, आज 1,09,000 करोड़ है। अभी शहजाद ने कह दिया कि मुद्रा लोन 34 करोड़ इन्होंने दिए। प्रधानमंत्री लाल किले से एक बात कहते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहती है 40 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, यानी कि आपका जो दर्शक बैठा हुआ है लगभग हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दिए गए हैं। देखिए, सरकार के झूठ की पोल तो कभी तो खुलेगी ना, या तो वो चुनाव में खुलेगी
जब सेठ इस तरीके से काम करता है तो उसके दो ही कारण होंगे, या तो सेठ डरा हुआ है या सेठ कोई लालच देना चाह रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सेठों की सरकार है वो इस समय डरी हुई है। इसलिए डरी हुई है कि कुछ चुनाव वो हार चुके हैं, संसद में प्रधानमंत्री जी बड़बड़ा रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अडानी जी के आरोप से उबर नहीं पाए हैं, मणिपुर में अभी भी जल रहा है, और उसके साथ जो देश के सामने चुनाव है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, भारतीय जनता पार्टी के पास न नेतृत्व है न कोई मुद्दा है। उनकी एक आखिरी बात कहूंगा, उसके बाद आप किसी को भी मंच दे सकती हैं। जल्दी से ये मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सरकार की देखरेख में कुल मिलाकर महंगाई तेजी से बढ़ी है। खाने पीने के सामान के बढ़ते दामों ने घरों का बजट बिगाड़ दिया है। दिशाहीन कदमों से समस्याएं उलझ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 2011 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें पूरा खाका था किस तरीके से देश में महंगाई कम हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का 2014 का मैनिफेस्टो है जो किसी को याद नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिस्ट लिखी हुई है कि कौन कौन से महंगाई को कम अब मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री जी बड़बड़ा रहे हैं, ऐसे हल्के शब्दों से बचना चाहिए। अभी संसद में 2 घंटे से ज्यादा लंबा उनकी ओर से भाषण दिया गया था हर मुद्दे पर, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया। शहजाद जी, उसके बाद में माधव आनंद जी फौरन मैं इस विषय पे और आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ बात को, पर मैं फैक्ट्स के साथ कुछ बात रखना चाहता हूँ। पहले कर्ज की बात करते हैं। भारत का फिस्कल डेफिसिट जो नापा जाता है जीडीपी के हिसाब से 2011-12 में 5.9%, गिरते गिरते 2018-19 ये प्री कोविड तक मैं बता रहा हूँ 3.4%। बाकी सब छोड़ो, कोविड के बाद आपके इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ने चिदम्बरम जी को बुलाया था, राजदीप जी ने इंटरव्यू किया था। चिदम्बरम जी का हेडलाइन बिजनेस टुडे में, पी चिदम्बरम सेज मोदी गवर्नमेंट डिड अ गुड जॉब इन मेंटेनिंग फिस्कल डेफिसिट। ये वही लोग थे जी रोज आकर बोलते थे कि तिजोरियां खोल दो, सबको आप जो है पैसे लुटा दो, और जो यूएस कर रहा है वो कर दो, यूके कर दो। आज यूएस और यूके में 30-40 इयर्स का हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। हमने नहीं किया, हमने जो प्रायोरिटीज थे उसको पूरा किया। आज वही लोग कह रहे हैं कि हम लोग गलत मैनेज कर रहे हैं। अब तीसरी बात आते हैं, ये बात कर रहे हैं महंगाई की, एक एक करके महंगाई की। ये 2009 से 14 के बीच में यूपीए 2 का हिस्सा थे। शुगर के दाम 480%, राइस के दाम 150%, व्हीट 176%, तूर के दाम 180 रुपया प्रति किलो बढ़ गए थे। हालांकि राहुल गांधी को ये नहीं पता तूर और अरहर एक ही होता है, ट्वीट में वो लिखते हैं अलग अलग। और आज अरहर की दाल या तूर की दाल का दाम अगर आप देख लो, खुला दाल 100 रुपए, 100 से 120 रुपए, वो 180 में 10 साल पहले बेच रहे थे, आज 120 में मिलता है, तो महंगाई है। अब सुनिए, मैं अरे भाई चित्रा जी, ये डिबेट ऐसी है, कम से कम आज की डिबेट में मैं यदि आपको तुलनात्मक तरीके से ना बोलूं तो मेरा आपके प्रति ये ठीक रवैया नहीं रहेगा कि हमने कैसे इंप्रूव किया ये बताऊं। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमने क्या इंप्रूव किया है। उस समय पर जब ये 480% दाम बढ़ा रहे थे, क्या करते हैं अलका जी, एक बार ये सारी टेक्निकल बातें, आपकी आवाज नहीं समझ में आएगी, एक बार बोलिए। देखिए, जिस समय पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे आगे कभी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, आज के दिन पे एक एक की बात आ जाने दीजिए। ये जनता के लिए महत्वपूर्ण चर्चा है, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। जी आ रही हूँ। माधव आनंद जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, वो इंतजार में एक भी बार नहीं जा पाई, तो इसीलिए तो अब की बार महंगाई की मार मुझे समझाने का अवसर दीजिए बिना हस्तक्षेप के। मैं आज तक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 30 सेकंड नहीं लूंगा और मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, क्योंकि मुझे जो बात समझानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट अब तक हो जाती है। आप प्लीज मुझे मौका दीजिए, मेरा समय दीजिए। क्या करूं मैं? कलाम्बा जी से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ ना, क्या कर सकती हूँ? केवल अपने अपनी बारी में बोले, ये रिक्वेस्ट करो और इसको सुनिश्चित करो। बोलिए। नहीं, मेरी बारी कब आएगी? आ रही हूँ अलका जी। यहाँ पर 2 विपक्षी चेहरों के हो गए हैं आरोप, उनसे जवाब तो ले ले कम से कम। 2014 में प्रति व्यक्ति कैसे समझाए भाई, इकोनॉमिक मुद्दे पर भी यदि आज तक मुझे मंच नहीं देगा बीजेपी को अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए और उनके हस्तक्षेप को एनकरेज करेगा, तो आप एनकरेज मत कीजिए। आप मेरी बात हो जाती है, अब मुझ पर आप डांट लगाइए। डांट नहीं रही हूँ मैं, आपसे मेरा समय, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि मुझे अपना समय सुरक्षित दे दीजिए। 2014 में प्रति व्यक्ति आए 86,000 रुपए। उस समय पर ना शौचालय फ्री, ना आयुष्मान भारत के तहत मेडिकल फ्री, ना नल से जल, ना पीएम किसान सम्मान निधि, ना मुफ्त राशन, ना पक्का घर। उस समय पर 180 रुपए की दाल बिक रही थी, महंगाई नहीं थी। उस समय पर शुगर के दाम 480% बढ़ रहे थे, महंगाई नहीं थी। उस समय पर व्हीट के दाम 170% बढ़ रहे थे, महंगाई नहीं थी। आज जब हर परिवार के पास 11 करोड़ परिवार के पास टॉयलेट पहुंचा है, प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो चुकी है, मिडिल क्लास की इनकम 4 गुनी हो चुकी है, हर व्यक्ति को 5 लाख का फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाई मिलती है, और उसके बावजूद भी 100 रुपया 150 रुपए से कम दाल की कीमत है। आज जो शुगर के दाम, राइस के दाम, व्हीट के दाम, तूर के दाम, ये सारे दाम 480% क्या
डबल डिजिट में मैक्सिमम जाते और बढ़ते हैं, परंतु 10% या 15% या 20%, तब यह आज महंगाई है। परंतु उस समय पर यह गोल्डन पीरियड था। यह समाजवादी पार्टी का तर्क है। तो बताइए ना कि आपने क्यों नहीं महंगाई कम करवा दी उस समय पर? लेकिन जब सर्वे होते हैं तो इसमें माना जाता है कि महंगाई के मोर्चे पर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। 24% लोग महंगाई और रोजगार को बड़ा मुद्दा मानते हैं 2024 के इलेक्शन में। अब घनश्याम एक बार क्यों मानते हैं? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है। ठीक है, आपको पता है राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट से टॉप में वो महंगाई लेकर आए। हाँ, ये राहत कैंप से 9.7 है। राहत कैंप हटा देंगे तो पता नहीं कितना हो जाएगा। ठीक है, माधव आनंद जी आपके पास आते हुए, चूंकि महिला वोटर्स को ध्यान में रखकर हर एक दलों की ओर से चालें चली जा रही हैं, लेकिन उसके पहले महंगाई के मोर्चे पर अब 9.5 सालों तक तो राहत मिली नहीं। 24 का चुनाव नजदीक है, इंडिया गठबंधन बन रहा है। इस वजह से उनका आरोप है कि आप लोगों ने आपस में मिलकर, मतलब महंगाई बड़ा मुद्दा बन गया है जिसके जरिए आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसलिए अब यह कदम उठा रही है सरकार। क्या नजर आता है इसके पीछे? चित्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना, और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार पे जो खुशी का माहौल उन्होंने दिया है, जो लोगों को एक तरह से जो छूट देने का काम किया एलपीजी पे, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। और हम सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, जहां तक अब हर सरकारें समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अर्थव्यवस्था के जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते आई है। कोविड के टाइम में माधव जी, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। आपके ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम है, मैं फौरन आ रही हूं, उसको ठीक कराकर, दुरुस्त कराकर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। घनश्याम तिवारी हाथ उठा रहे हैं, अपनी बात के लीजिए। अलका लांबा जी, उसके बाद में आ रही हूं आपके पास। घनश्याम तिवारी जी, एक वाक्य बस। लेकिन महंगाई मुद्दा था 2019 में, 2017 में, 2022 में। यूपी का रिजल्ट क्या रहा घनश्याम तिवारी जी? तो महंगाई के मुद्दे पर भी तो जनता इन्हीं की बातों पर भरोसा कर लेती है। मिडिल क्लास की आय 4 गुना बढ़ गई है जी। ऐसे ही ये लोग बोलते हैं कि 44 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दी। इससे बड़ा धोखा कोई नहीं। आपका दर्शक देख रहा है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की आय 10,000 करोड़ हो गई है पिछले 4 सालों में। 1 करोड़ भी कहां से पैसा आता है ये बता नहीं पाएंगे। या अदानी जी की आय 8 गुना बढ़ चुकी होगी, लेकिन अगर मिडिल क्लास की आय 4 गुना बढ़ गई है, ये कह रही है सरकार, और देश का गरीब जो है उसकी आय 8 गुना बढ़ गई है, किसान की आय 2 गुना बढ़ गई है, तो जाकर के मंच पे कहें, संसद में कहें, आंकड़े दें। अंतिम वाक्य बोलूंगा, जो सरकार ब्रजभूषण के हनुमान बन के खड़ी हो, जो बाबू बजरंगी को रिहाई करने के लिए खड़ी हो, जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ खड़ी हो, तो बेटियों और महिलाओं के साथ तो खड़ी हो ही नहीं सकती। दुर्योधन और दुशासन भी ऐसी सरकार नहीं दे सकते जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। ठीक है, ओके। शहजाद जी, आप जवाब दीजिएगा। अलका लांबा जी ने बहुत देर से नहीं बोला, एक बार उनकी भी बात हो जाए। अलका लांबा जी, अब मैं आ जाती हूँ महिलाओं के वोटर्स पर। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, महंगाई के इस दायरे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, चूंकि महिला वोटर्स पर सभी की नजर है, इन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी तादाद में महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है इस दांव के जरिए। वहीं राहुल गांधी कर्नाटका में हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कर्नाटका गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया है और कहा है कि महिलाएं ही कर्नाटक की नींव हैं। कर्नाटक की ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर स्कीम है और फिर इतना पैसा महिलाओं को दिया जा रहा है जितना कहीं और नहीं दिया जा रहा है। तो ये फ्री के जरिए आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना अलका लांबा जी, जिस पर आप बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, ये जो फ्री का शब्द है ना, जब ये 2014 और 19 में जीते तब फ्री नहीं था, है ना, तब राहत थी। आज वो रेवड़ी हो गई, वो फ्री हो गई, है तो करदाताओं का पैसा ना। और इतनी महंगाई और बेरोजगारी में हम वही टैक्स पेयर का पैसा निकालकर उसी की जेब में डाल रहे हैं ताकि वो परचेजिंग पावर उसकी बनी रहे और इकोनॉमी घूमती रहे। तो मिर्ची क्यों लग रही है? मैं भाजपा के प्रवक्ता को खुली चुनौती दे रही हूं, आ जाइए, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर दम हो तो राजस्थान में चुनाव लड़कर दिखाइए। आप ही का एक विधायक मेघवाल दूसरे सांसद मेघवाल को भ्रष्टाचारी बता रहा है, लूट और खसूट की छोट है। वहां ईडी सीबीआई लाल डायरी पर घेरा जा रहा है भ्रष्टाचार के मोर्चे पर। जी, आप ही लाल डायरी चुनौती दे रही हूँ, चुनौती दे रही हूं। ये जुमलेबाजी खत्म करिए, देश को गुमराह करना बंद करिए, महंगाई बेरोजगारी से मुद्दे से भटकाने के लिए फर्जी लाल डायरी मत लाइए। गृह मंत्री को कहूंगी, लाल डायरी पढ़कर सुनाएं देश के सामने कि उसमें लिखा क्या है, किसके चिट्ठे पट्टे हैं। सब पता है, देश में मोडानी मॉडल चल रहा है। 20,000 करोड़ की अडानी की शेल कंपनियों ने लूट मचाई हुई है। अब लेकिन यहाँ पर उज्ज्वला योजना के जरिए तो 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए गए हैं ना अलका लांबा जी, इसमें कहाँ अडानी आ जाते हैं? अगर उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए गए हैं तो फिर इसका वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरी तरफ सरकार की ओर से कहा गया है पहले 2014 में सिर्फ 14 करोड़ ही गैस कनेक्शन थे, अभी वो 32 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये तो जनता को दिया गया गैस कनेक्शन है ना, इसमें कहां से अडानी या फिर कोई और आ गया?
ये आपको नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री जी अपने जहाज में बिठा के अडानी जी को किन किन देशों में ले गए, कौन कौन से पावर प्लांट, एनर्जी और उन सब चीजों में उनके ऊपर जो है सब डाला कि आज पूरे देश में हमारी जैसी राज्य सरकारें मजबूर है कि अडानी से पावर लेनी है। आप इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती है? अरे अडानी के मुद्दे पर तो राजस्थान सरकार भी एकदम फ्रंट फुट पर है। राजस्थान में क्या अडानी ने निवेश नहीं किया, बंगाल में क्या नहीं किया है? प्लीज मैम, अब अडानी के मुद्दे पर नहीं जाते हैं, महंगाई के मुद्दे पर जेब भरने के लिए और मध्यम वर्गीय को चोट पहुंचाई जा रही है। 400 का सिलेंडर सर पर। अरे जब अडानी जी राजस्थान जाते हैं उनका भी वही ग्रैंड वेलकम होता है जो बीजेपी शासित राज्यों में होता है। तो उद्योगपतियों को थोड़ा किनारे करते आ जाते हैं, गरीबी महिलाओं और जिसको लेकर उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन को लेकर कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं वो सारा तो पैसा उनकी जेब में जा रहा है और आम आदमी को चोट पहुंचाई जा रही है। यही तो मोडानी मॉडल है जिसकी बार बार चर्चा होती है और भाजपा बौखला जाती है। पूरी भाजपा मोडानी के अडानी के बचाव में उतर आती है। हम तो कह रही है इस देश में जो संपत्तियां जो है बेची जा रही हैं, लूट और खसूट है, पूंजीपति मित्रों के लिए है। कृषि कानून पूरा जो है पूंजीपति मित्रों के लिए लाया गया, किसानों के लिए नहीं था कृषि ठीक है, मैं आप जवाब ले लेती हूँ। माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। शहजाद जी उसके पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ओके ओके। चित्रा जी मेरी बात जल्दी हो जाए इसलिए आप सुनिश्चित करें कोई बीच में ना बोले। अब देखिए, जो लोग कन्विक्टेड चारा चोर के साथ बैठे हैं वो दूसरों पर करप्शन का आरोप लगाते हैं। जिनकी पार्टी में गायत्री प्रजापति जैसे लोग थे और जिनकी बीवी को टिकट दिया, जहां पर शफीकुर रहमान बर्क आवारा कहते हैं महिलाओं को 18 से 21 शादी की उम्र हो जाए, वो लोग महिलाओं के विषय पर बोल रहे हैं। परंतु मैं आना चाहता हूं 3 स्पेसिफिक मुद्दों पर। देखिए लगातार वो बीच में बोल रही है, मैं आज तक से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने पूरी उनकी बात सुनी, मेरी फैक्चुअल बात जनता तक ना पहुंच पाई। यदि बोलिए, उनकी आवाज नहीं जाएगी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप बोलिए। अब ये कहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। क्या एसबीआई की रिपोर्ट नहीं है कि मीडियन इनकम 4.4 लाख से 13 लाख से ऊपर हो गई है? क्या ये सच बात नहीं है कि 1% से कम की दर पर अत्यंत गरीबी हुई है? आईएमएफ की रिपोर्ट थी 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। अलका जी प्लीज, अलका जी चित्रा जी क्या प्रॉब्लम क्या है? यदि कैसे होगी अगर आप लगातार उनके बीच में बोलेंगे? मेरी कोई भी स्टेटमेंट चित्रा जी ये तरीका नहीं है। जब आप बोल रही थी कि दर्शक मेरी आवाज म्यूट कर दी गई है, वो सारी आवाज ऑन एयर गई थी। प्लीज प्लीज अलका जी। अरे तो जवाब तो उन्हीं से मांगूंगी ना मैं। अब जवाब मांगने के लिए किसी और को तो नहीं, बीजेपी से ही जवाब मांग रही है ना। अलका लांबा जी, अलका जी की आवाज डाउन की जाए, इनकी बात हो, उसके बाद माधव आनंद जी इंतजार करें जल्दी से। आई होप आज तक मेरी बातों को, मेरी पार्टी की बातों को आने देगा बिना ऐसे डिस्टर्बेंस अपनी बात को आगे बढ़ाइए। एसबीआई की रिपोर्ट ने दिखाया 4.4 लाख से 13 लाख मीडियन इनकम हुई, ये झूठ है। आईएमएफ की रिपोर्ट ने दिखाया कि 1% से कम अत्यंत गरीबी रही है कोविड काल में भी, क्या ये झूठ है? 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, ये भी झूठ है। अच्छा, जहां तक ये लोग बात करते हैं परचेसिंग पावर कैपेसिटी की, तो मैं अलका जी से 3 बार पूछ चुका हूं। 200 यूनिट फ्री का वादा किया था आपने, 22 पैसे हिमाचल में क्यों बढ़ाए? 6 रुपए डीजल पर आपने वैट क्यों बढ़ाया? और पंजाब में भी 3 रुपए बढ़ा दिए थे वैट के। वहां पर तो उन्होंने स्टैंड लिया, पर अपनी हिमाचल पर स्टैंड नहीं लेती। तीसरी बात, अब प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर भी, मैं उस पर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आपके चैनल का एडिटोरियल चलाना मेरा काम नहीं, पार्टी की पॉलिसी बताना मेरा काम है। वो आपको करने भी नहीं दिया जाएगा। इस तरह की टिप्पणी से शहजाद पुनावाला जी, किसी भी प्रवक्ता को बचना चाहिए। अपनी बात अब मैं अपनी बातों को कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप ये पूछिए। जहां तक अडानी का सवाल है, तो अडानी जी के बारे में तो मुझे लगता है अलका जी ने कहा था ना कि लालची है कोई। किसके बारे में कहा था? शायद शरद पवार जी के बारे में कहा था कि लालची लोग अडानी से मिल रहे हैं। तो एक बार बोल दे कि शरद पवार जी को कल मुंबई में नहीं मिलेंगे कांग्रेस पार्टी के लोग। अडानी ने तो 20,000 करोड़ का घपला किया है, तो राजस्थान में, कर्नाटका में इनके मंत्री बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट अलाउ कर देंगे। राजस्थान में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, बंगाल में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, और फिर वो अडानी करते हैं। और देखिए, मैं आपके सवालों का उस प्रकार से जवाब नहीं देना चाहता, मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि हमने 2 बार पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज काटा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में 1 लीटर पेट्रोल 108 और गुजरात में 96 क्यों है? क्योंकि वैट अलग अलग है। वैट राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कम करती? क्यों तेलंगाना में 103, 104 रुपए है? क्यों बंगाल में 103, 104 से अधिक है? और क्यों उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में 96, 97 रुपए हैं? ठीक है। तो ये हमें मत पूछिए, ये अलका जी को पूछे कि कब काट रहे हो पेट्रोल। पहले माधव आनंद जी की बात हो जाए, उसके बाद किसी और मेहमान के पास जाएंगे। माधव आनंद जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। चित्रा जी, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि समस्त देशवासियों को उन्होंने एक राखी के त्योहार पे तोहफा देने का काम किया है, और मुझे लगता है पूरा देश इससे खुश है। अब कांग्रेस के लोग या घमंडिया गठबंधन के लोग अगर अपने आप को खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, इतनी बड़ी तोहफा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और मैं तो कहता हूँ किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो या किसी गठबंधन की सरकार हो, समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार डिसीजन लेती है। कोविड के टाइम में
यह समय की मांग थी कि लोगों को जो है तो फ्री अनाज दिया जाए। जो लोग जो है जिनके पास अनाज नहीं पहुंच पा रहा था, खाने की दिक्कत हो रही थी, वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेने का काम किया। उस समय कौन से चुनाव होने थे मुझे बताइए। तो मुझे लगता है कोई भी सरकार समय परिस्थिति का आकलन करते हुए इस तरह का डिसीजन लेती है। और मुझे लगता है अभी का जो डिसीजन है, इस डिसीजन की जितनी सराहना की जाए उतना कम होगा। और कांग्रेस लोग भी अगर अपने आप को भारतीय मानते हैं या घमंडिया गठबंधन के लोग भी अपने आप को भारतीय मानते हैं तो उनको भी खुश रहना चाहिए। जहां तक लोग कह रहे हैं कि घमंडिया गठबंधन से एनडीए के लोग डर गए, प्रधानमंत्री जी डर गए, अरे भैया प्रधानमंत्री जी क्यों डरेंगे? प्रधानमंत्री जी किसी से डरने वाले नहीं है। आप लोग डरते हैं ईडी, सीबीआई और पता नहीं कौन कौन से एजेंसी से आप लोग डरते हैं, क्योंकि आप लोग का चाल चलन चरित्र पूरे भारतवर्ष की जनता को पता है। प्रधानमंत्री जी का चाल चलन क्या है और जिस तरह भारतवर्ष की जनता उनको आशीर्वाद काम के बल पे जो काम करता है, जो काम करते हैं वो दिखता है और उसी के कारण उनको आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। और 2024 में भी आप लोग महागठबंधन या घमंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन वाले कुछ भी बोलते रहिए, आप लोग अपना काम करिए। एनडीए गठबंधन में लोग अपना दो लाइन में एक क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ। अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए अश्विनी महाजन जी, वो कह रहे हैं समय काल परिस्थितियों के हिसाब से सरकार फैसले करती है, तो क्या समय काल परिस्थितियां अभी के ठीक है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, इस वजह से ये फैसला लिया गया या फिर चुनावी काल है इस वजह से लोगों को राहत? मुझे लगता है कि इतने चुनाव निकल गए तो इसलिए कुछ चुनावों के कारण कोई निर्णय लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया भर में फ्यूल इन्फ्लेशन दुनिया को काफी परेशान कर रही है। भारत में एक स्वतंत्र विदेश नीति के कारण हम सस्ता फ्यूल लेने में सफल हुए और उसका जो लाभ है वो सब लोगों को मिल रहा है। हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल बाकी जगह के सब वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है न्यायपालिका में भयंकर भ्रष्टाचार है। बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है न्यायपालिका में बड़ा भ्रष्टाचार है, भयंकर भ्रष्टाचार है। सुनते हैं। आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट और जजमेंट वो आता है। क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, हालात बड़े गंभीर है। ये देशवासियों को सोचना चाहिए और सरकार अगर ईमानदारी से काम करना चाहती है, अगर आरएसएस के अंदर जो अपना आपको चाल चेहरे की बात करते थे लोग विश्वास करते थे भाई आरएसएस जो है ये संगठन अलग तरह का संगठन है, हम अलग दिखने वाले लोग हैं, खुद कहते थे। आज उनका चाल चेहरा कहाँ चला गया। बड़ा बयान राजस्थान के सीएम की ओर से। इसी साल होने हैं नवंबर दिसंबर में राजस्थान में चुनाव। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।